करते हैं बेटा डीम्ड रेसिडेंट। आप देखते हैं बेटा, अच्छा ये जो छोटे मैसेज आने का रिप्लाई अच्छा है ना, जो छोटे-मोटे हरिओं ने पूछा, सीओ ने पूछा, इसका रिप्लाई आप कर दो। चलो मैं क्लास के आगे चलता हूँ। डीम्ड रेसिडेंट, सर आपका टॉपिक है डीम्ड रेसिडेंट। सर डीम्ड रेसिडेंट का मतलब क्या होता है? डीम्ड रेसिडेंट का मतलब होता है मान लो रेसिडेंट है। सर डीम्ड वर्ड कब यूज करते हैं? डीम्ड वर्ड का मतलब होता है अज्यूम करना। डीम्ड वर्ड का मतलब क्या होता है? अज्यूम करना। सर डीम्ड वर्ड का मतलब होता है अज्यूम करना। अज्यूम करना मतलब मान लो कि रेसिडेंट है। जैसे कि प्रीतम मान ले, प्रीतम के साथ पढ़ेंगे ये वाला सेक्शन क्लास कंप्यूटर पे। प्रीतम मान ले कि पढ़ाई कर रहा है, मतलब डीम्ड स्टडी। तो इसका मतलब एक्चुअल में नहीं कर रहा है। सर कहीं वर्ड डीम लग गया, डीम वर्ड तो उसी के साथ लगता है एक्चुअल में नहीं हो। जैसे मम्मी ने बोला कि मेरे को ऐसी बेटी चाहिए थी, मान ले कि तू मेरी वैसी बेटी है, मतलब एक्चुअल में नहीं है। पापा ने बोला मेरे को हमेशा से ऐसा बेटा चाहिए था, तो मैं मान लेता हूं कि मेरा बेटा वैसा ही है, मतलब एक्चुअल में नहीं है। डीम वर्ड कब आता है? डीम वर्ड हमेशा तब आता है जब एक्चुअल रियलिटी अलग हो। तो सर डीम रेसिडेंट का मतलब एक्चुअल में नहीं होगा, मान लेंगे कि रेसिडेंट है। सर किसको मानेंगे पता है? चाहे जीरो भी मिस्टेक करे, कोई मिस्टेक नहीं है, कोई रूल नहीं है स्टे का, केवल एक रूल है। क्या रूल है बेटा? क्या रूल है बच्चा भाई? सर इंडिविजुअल होना चाहिए, इंडिविजुअल होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, इंडिविजुअल होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। इनकम जो है वो 15 लाख से ज्यादा होनी चाहिए इंडिया से। इंडिया से 15 लाख से ज्यादा इनकम होनी चाहिए एंड नॉट लायबल टू पे टैक्स इन एनी अदर कंट्री। किसी दूसरी कंट्री में वो टैक्स पे नहीं कर रहा। प्लस स्टे इन इंडिया कितना? स्टे इन इंडिया कितना? डज नॉट मैटर। नहीं, डज नॉट मैटर। स्टे इन इंडिया डज नॉट मैटर। यानी कि सर अगर मैं एक दिन भी इंडिया में नहीं आया तो भी मैं क्या बन सकता हूं? डीम रेसिडेंट। सर अगर मैं एक दिन इंडिया में नहीं आया तो भी मैं क्या बन सकता हूं? डीम रेसिडेंट बन सकता हूं। अगर मैं एक दिन इंडिया में नहीं आया तब भी मैं डीम रेसिडेंट बन सकता हूं। इसलिए मैटर नहीं करता। सर क्या मैटर करता है? ध्यान से देखो। पहला इंडिविजुअल होना चाहिए, दूसरा इंडियन सिटीजन होना चाहिए, तीसरा इंडिया की इनकम 15 लाख से ज्यादा होनी चाहिए और चौथा किसी भी कंट्री में टैक्स नहीं दे रहा। मतलब वो ऐसी कंट्री में रहता है जहां पे टैक्स है ही नहीं। वो ऐसी कंट्री में रहता है जहां पे इनकम टैक्स है ही नहीं। क्या बात कर रहे हो सर? ऐसी भी कंट्री है जहां पे इनकम टैक्स नहीं है? हां बिल्कुल है। ऐसी बहुत सारी कंट्रीज है जहां पे इनकम टैक्स है ही नहीं। है ना? दुबई में भी फिर आ गया है अभी 5% का टैक्स, पहले नहीं था। ऐसी बहुत सारी कंट्री है जहां पे टैक्स है ही नहीं। जीरो टैक्स कंट्रीज है, टैक्स लेते ही नहीं वो लोग। इनकम टैक्स की बात कर रहा हूं। अलग-अलग तरीके के टैक्स होंगे, इनकम टैक्स नहीं है। तो सर पढ़ो, इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे? An individual being an Indian citizen having total income other than from foreign sources exceeding rupees 15 lakh during the previous year would be deemed to be resident if he is not liable to pay tax in any other country or territory। अगर वो किसी भी देश में लायबल नहीं है टैक्स पे करने के लिए, प्लस उसकी इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा है, प्लस वो इंडियन सिटीजन है, तो वो क्या बन जाएगा? डीम्ड रेसिडेंट। डीम्ड रेसिडेंट। प्रीतम समझ आया? वो क्या प्रीतम क्या होना चाहिए कंडीशन? ठीक है, ठीक है। और अगर वो दूसरी कंट्री में टैक्स देता है तो एक रुपया भी ऐसे मत बोल नहीं होगा। तो सर कल वाला लेक्चर देखेंगे ना? सर नंबर ऑफ डेज देखो, नंबर 82 डेज 60 डेज। हां वैसे मत बोल नहीं होगा, ऐसे बोल के सर इसमें नहीं होगा, मतलब इस सेक्शन में वो रेजिडेंट नहीं होगा। अच्छा एक बात बता, अगर कोई ऊपर वाले सेक्शन में 6 1 में रेजिडेंट बन जाए तो उसको ये सेक्शन देखना है कि पहले वो देखना है? पहले वो देखना है, पहले पुराना सेक्शन देखना है। यानी कि फर्स्ट यू हैव टू चेक 6 1 देन यू विल कम टू 6 1। लिख लो, यहां पे लिख लो। नोट फर्स्ट चेक कंडीशंस ऑफ 6 सबसेक्शन 1 and if he is non-resident under 6(1) then check section number 6(1)। पहले 6(1) चेक करो और अगर 6(1) में वो ना बने तो 6(1) चेक करो और अगर वो 6(1) में रेजिडेंट बन जाए तो 6(1) पे नहीं आना। प्रीतम समझ गया? आई अज्यूम की बातें सब लोग भी समझ गए। अब देखा जो भी बंदा इस सेक्शन में रेजिडेंट बनता है वो हमेशा क्या बनेगा? एनवार। प्रीतम हमेशा क्या बनेगा? एनवार। आदित्य का कुछ सर इसमें लास्ट लाइन लिखी हुई है कि बाय रीजन ऑफ दिस लॉ बिकॉज़ ऑफ एनी अदर क्राइटेरिया। हां जी आप ये फाइनल में समझोगे। अगर आपको रट्टा मारना है तो ये रट्टा मार लो, अगर रट्टा नहीं मारना तो मत लिखना, दोनों मेरे लिए ठीक है। सर एक होता है बाय रीजन ऑफ डोमिसाइल और एनी अदर क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर नेचर। सर डोमिसाइल क्या होता है? ये कांसेप्ट आपका सीए फाइनल का है। डोमिसाइल कांसेप्ट क्या होता है? ये बहुत बड़ा कांसेप्ट है जिसके अंदर मैं मोटा-मोटा बता देता हूं। डोमिसाइल में आपका रहना, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी, आपका खर्चा, ये सब आता है कि आप कहां रहते हो, कहां खर्चा करते हो, कहां इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हो, कहां आपके बैंक अकाउंट है, कहां आपकी फैमिली रहती है, ये सब डोमिसाइल का पार्ट बनता है। तो आपको डोमिसाइल अभी समझ नहीं आएगा, तो इतना समझ लो कि किसी दूसरी कंट्री में टैक्स नहीं दे रहा। दैट्स इट। इज दैट ओके? चलो सभी बच्चे इसको याद करेंगे, एग्जांपल को पढ़ेंगे, एग्जांपल को पढ़ के मुझे आंसर करेंगे कि ये क्या होगा। डीम्ड रेजिडेंट सर क्यों? इसका तो नंबर ऑफ डेज 10 ही है, 10 दिन में रेजिडेंट बन गया। नहीं सर इसकी इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा है और इसकी कोई भी टैक्स लायबिलिटी दूसरे देश में नहीं है। एक और चीज जो बोल रहा है इंडियन सिटीजन है। करेक्ट। सर अगर मैं इंडियन सिटीजन की जगह लिखूं अमेरिकन सिटीजन, अब बताओ इंडियन नॉन रेजिडेंट ही रहेगा। एग्जैक्टली। तो सर ये जो डीम्ड रेजिडेंट का कांसेप्ट है ये केवल किस पे लगा है? इंडियन सिटीजन। इंडियन सिटीजन पे। एक सेकंड रुकना बचा है, रुकेंगे। यस बच्चा भाई समझ गए? चलो इसके बाद में अब आता है बेटा आर एनवार। चलो चलो फटाफट आर एनवार। अब बेटा क्या हुआ? सर चलिए तेरे साथ पढ़ेंगे क्योंकि तू पहली बार पढ़ रहा है। अगर तेरे को समझा दिया तो पूरी क्लास को समझा दिया। ठीक है, आर एनवार क्या होता है? अब तेरे साथ पढ़ेंगे। मान ले एक है रामलाल और एक है श्यामलाल। सर एक है रामलाल, एक है श्यामलाल। रामलाल जो है वो इंडिया में रहता है करंट ईयर में, करंट ईयर मतलब प्रीवियस ईयर 25 26 में 365 दिन, और जो श्यामलाल है वो रहता है 182 डेज। जो लास्ट 4 साल है, लास्ट 4 प्रीवियस ईयर है वो रहता है बेटा 161 डेज, यानी पूरे पूरे 4 साल है ना। मल्टीप्लाई करो 365 मल्टीप्लाई बाय 4 146 सर बनता है, अरे लीप ईयर भी होता है। ठीक है, और ये रहता है बेटा 365 डेज।
ठीक है सर लास्ट 7 सालों में ये रहता है बेटा 2556 डेज और ये रहता है बेटा मान लो 700 डेज। अब दोनों में लड़ाई होगी, दोनों में क्या लड़ाई हुई? मेरे को एक बात बता, जो रामलाल है उसका स्टेटस क्या होगा? केवल सत्यदेव बताएंगे बाकी चेकबॉक्स में। रामलाल का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होगा? केवल मुझे हाँ या आईना पे बता दे, बाकी कुछ नहीं चाहिए मुझे। सर रामलाल का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होगा? रेजिडेंट होगा। कौन से सेक्शन के अंदर तूने ये पता किया? 61 कौन सी कंडीशन? पहली वाली। अब मेरे को बात बता श्यामलाल का स्टेटस। श्यामलाल का भी सेम कंडीशन है, 61 में पहली कंडीशन को फुलफिल कर देना है। ठीक है तो सर श्यामलाल का भी रेजिडेंट है, दोनों का रेजिडेंट है, रामलाल भी और श्यामलाल भी। अब दोनों में लड़ाई होगी, सर दोनों में लड़ाई होगी कि तू भी रेजिडेंट मैं भी रेजिडेंट। ये तो गलत बात है ना? क्यों गलत बात है? क्योंकि मैं इंडिया में कम घूमता हूं, तू इंडिया में ज्यादा घूमता है। सर ये इंडिया में कम खाता है, रामलाल इंडिया में ज्यादा खाता है। श्यामलाल इंडिया में कम घूमता है, रामलाल ज्यादा घूमता है। सर श्यामलाल कम हवा लेता है, रामलाल ज्यादा लेता है। कहने का मतलब इकोनॉमिक रिसोर्सेज रामलाल भरपूर यूज कर रहा है क्योंकि वो बेचारा पहले इंडिया में हुआ था, काफी इंडिया में रहा है, इंडिया में रहा है, जबकि जो श्यामलाल है वो बीच बीच में जाता रहता है। ये सुनो तो गवर्नमेंट ने बोला है दोनों में कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए। भाई है तो रेजिडेंट, लेकिन रेजिडेंट के बीच में भी कुछ डिफरेंस होना चाहिए। इसलिए कॉन्सेप्ट आया आरओआर एंड ओआर। सत्यदेव ये रेजिडेंट के दो पार्ट है। ये क्या है बेटा? रेजिडेंट के दो पार्ट है। रेजिडेंट के दो पार्ट है, या तो आरओआर या एंड ओआर। आरओआर का मतलब रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, एंड ओआर का मतलब रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। आरओआर एंड ओआर ये दो पार्ट है आपके कोर्स में। सर आरओआर मैं आरओआर को देसी भाषा में बोलता हूं प्योर रेजिडेंट, मतलब बिल्कुल प्योरिटी शुद्ध देसी, और एंड ओआर इम्प्योर एंड मिलावटी। एंड ओआर बोलता है मिलावटी रेजिडेंट। सर आरओआर देसी रेजिडेंट शुद्ध देसी बिल्कुल प्योर, और बोलता है मिलावटी। अब दोनों की कंडीशन देखते हैं। इनकम टैक्स में जो कंडीशन है वो एनओआर की दी गई है, एनओआर की कंडीशन दी गई है सेक्शन नंबर 6 सबसेक्शन 6 में। और जो एनओआर नहीं होगा बाय डिफॉल्ट वो एनओआर नहीं होगा, वो नॉन रेजिडेंट होगा। सॉरी रेजिडेंट होगा। जो एनओआर नहीं होगा वो आरओआर होगा। आरओआर ठीक है रेजिडेंट तो मैं बोल रहा हूं, रेजिडेंट होगा तो ही तो आरओआर और एनओआर होगा। लेकिन अगर कोई बंदा एनओआर की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा तो वो बाय डिफॉल्ट आरओआर होगा। मतलब अगर कोई श्यामलाल नहीं है तो बाय डिफॉल्ट रामलाल है। ठीक है तो हम कंडीशन किसके लिए पढ़ने जा रहे हैं बेटा? श्यामलाल यानी एनओआर। किसके लिए कंडीशन पढ़ेंगे हम? एनओआर की कंडीशन पढ़ेंगे। अच्छा फिर मैं बात बता सकते हैं एनओआर कम दिन वाला होगा या ज्यादा दिन वाला होगा? कम दिन वाला। तो हम कंडीशन भी कम दिन वाली पढ़ेंगे। इस चीज को ये याद हो गया, यानी कि एनओआर हमेशा वो होगा जो इंडिया में कम रुके। तो हम कंडीशन भी कम दिन वाली पढ़ेंगे, जैसे कि अगर पिछले 7 सालों में 729 और लेस, पिछले 7 सालों में कितना 729 डेज और लेस। लेस क्यों लिखा और क्यों नहीं लिखा? बोल लेस क्यों लिखा? सॉरी कम रुकता है क्योंकि हम एनओआर के लिए निकाल रहे हैं, और एनओआर के लिए जितना कम रुकेगा उतना एनओआर, ज्यादा रुकेगा तो वो तो आरओआर हो जाएगा ना। इसलिए कंडीशन क्या है? 729 डेज और लेस। जबकि जब हमने कल लेक्चर में पढ़ा था तो वहां पे हमने पढ़ा था 182 डेज और मोर, 365 डेज और मोर। लेकिन यहां पे हम पढ़ रहे हैं 729 डेज और लेस। अब बच्चे बड़ी क्रिएटिव होते हैं, बच्चे बोलते हैं कि सर मैं 730 वो कर दो लेस देन 730। मैं कह रहा हूं खबर कहां दिमाग लगाया तो मेरे को एग्जाम में 729 डेज और लेस ही चाहिए तो चाहिए। क्या दिक्कत है? क्यों मछली है ये कि मैं सर लेस देन 730 लिखूंगा? क्यों क्या नहीं कर सकता 729 डेज और लेस? एग्जाम में खबरदार अगर किसी ने लेस देन 730 लिखा तो मतलब तो सेम ही है सर, होगा मतलब सेम। मेरे को आपको पास करवाना है, मतलब सेम की डिबेट बाद में कर लेंगे। तो प्रैक्टिकल लाइफ की डिबेट कर रहे हैं बाद में कर लेंगे। थ्योरेटिकल लाइफ में आप क्या लिखोगे? 729 डेज और लेस। कोई दिमाग नहीं लगाएगा, कुछ भी दिमाग नहीं लगाएगा। इसलिए क्योंकि चलो सर एंड बेटा अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की तो एक और कंडीशन है। रुक जाओ, एक और कंडीशन क्या है? पिछले 10 सालों में 9 बार, पिछले 10 सालों में 9 बार एनआर। यानी कि अगर मैं बात कर रहा हूं करंट ईयर की, करंट ईयर कौन सा बेटा? 25-26। अगर मैं बात कर रहा हूं 25-26 की तो 25-26 से 10 साल पहले लिखो 15-16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सर पिछले 10 साल लिखो सभी बच्चे। सर मतलब मेरा देख लो, सही लिख रहा हूं ना मैं? ठीक है ये पिछले 10 सालों में से 9 बार क्या होना चाहिए? 9 बार नॉन रेजिडेंट होना चाहिए। सर ये पिछले 10 सालों में से एनआर एनआर आर एनआर 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 एनआर। अगर पिछले 10 सालों में से कम 9 बार क्या होना चाहिए? एनआर। तो ये करंट ईयर में क्या हो जाएगा? एनओआर। अगर मैं एक और आर कर दूं, अगर मैं 2 आर कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? आरओआर। हां मतलब पहली कंडीशन देखने के बाद पहली कंडीशन भी नहीं सेटिस्फाई की, दूसरी भी नहीं की तो क्या हो जाएगा? आरओआर। इज दैट ओके? तो सर दो कंडीशन सभी बच्चे याद करेंगे। पहली कंडीशन 729 डेज और लेस, और प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर। हां 7 साल में, पिछले 7 साल में 729 डेज और लेस, और पिछले 10 सालों में कम से कम 9 बार नॉन रेजिडेंट होना चाहिए। यानी कि 2 या 10, कम से कम 2 मतलब या तो 2 साल या 10 साल, या तो 10 के 10 साल या कम से कम 2 साल, या तो 10 के 10 साल या कम से कम 2 साल। 9 साल क्या होना चाहिए? एनआर। और अगर दोनों में से एक भी सेटिस्फाई नहीं की, न तो वो कम होगा और न वो 9 बार एनआर है, तो वो आरओआर हो जाएगा। तो आरओआर हो जाएगा। बात खत्म। अब वापस आ जाओ श्यामलाल रामलाल पे। सर श्यामलाल रामलाल कहां गए हमारे? ये रहे। सर अब मुझे बता, दोनों रेजिडेंट है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, दोनों रेजिडेंट है। अब बता मुझे कि रामलाल पे 2 कंडीशन लगा 729 डेज और लेस, लग रही है क्या? पिछले 7 सालों में नहीं नहीं लग रही है। अब दूसरी कंडीशन 9 10 आउट ऑफ 9 10 आउट ऑफ 9 क्या होना चाहिए? नॉन रेजिडेंट होना चाहिए। अब मेरे को लॉजिक बता। सर एक बच्चा बोलेगा सर क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, मैं तो बोल मारूंगा ऐसे बोलोगे तो लॉजिक बताओ। पिछले 4 सालों में वो कितना रुका है? 1461 डेज। तो हर साल कितना रुका है? 365 दिन। अब कोई इंसान अगर पिछले 4 सालों में हर साल 365 दिन रुका है तो वो एनआर हो ही नहीं सकता। इसकी कंडीशन पहले रहेगी ना, तो पिछले सालों में भी एनआर नहीं हो सकता। तो इसका मतलब लॉजिक के लिए वो पिछले सालों में भी क्या रहा है? रेजिडेंट। जब वो पिछले सालों में 4 बार रेजिडेंट रहा है तो हमें तो दोनों कंडीशन दिख गई। तो जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई की क्या? नहीं, जब दोनों सेटिस्फाई नहीं की तो ये कौन बच जाएगा?
R1 अब आगे बेटा अगले पे आ जाओ। क्या ये भी रेसिडेंट है? हाँ ये भी रेसिडेंट है। यस सर अब इसको 7 सालों का देख, पिछले 7 सालों का। 729 डेज और लेस पिछले 7 साल में हाँ तो ये बिल्कुल है अब चलो 9 आउट ऑफ 10 नहीं देखना, देखना ही नहीं है। अगर 9 आउट ऑफ 10 क्यों देखना है? दोनों में से एक देखनी है, एक में भी फंस गया तो NOR अब एक बच्चा बोल रहा है कि सर हमारी टीचर ने उल्टा पढ़ाया है, जिस भी टीचर ने उल्टा पढ़ाया है R1 पढ़ाया है, मैं तो उसको नहीं एंटरटेन करूंगा। नहीं लिखना, लिखना भी नहीं मेरे अकॉर्डिंग। बोलो आईसीआई ने एक छोटे से बॉक्स में लिखा है, आईसीआई की बुक बता देता हूं मैं। आईसीआई की बुक में मैंने ये कंडीशन लिखी, ये कंडीशन लिखने के बाद एक छोटा सा प्रैक्टिस बनाया, तो छोटे से प्रैक्टिस में लिखा कि ऑल्टरनेटिवली आप ये भी लिख सकते हो, पर मैं एडवाइस नहीं करूंगा। क्यों एडवाइस नहीं करूंगा? क्योंकि सेक्शन के अंदर ये कंडीशन है, दूसरे वाली कंडीशन नहीं है। तो आपको ये कहना चाहिए। हां करेक्ट, वो तो नहीं मतलब मैं समझा नहीं क्या कह रहा है। की वो की जगह एंड है मतलब अच्छा हां, जो दोनों कंडीशन है वहां पे एंड है, जो दोनों कंडीशन है वहां पे एंड है, यहां पे 4 है, ठीक है। पर मैं इसी कंडीशन को फॉलो कर पाऊंगा मेरे बैच में। इज दैट ओके? चलो लिखो, फटाफट से स्टार्ट करो लिखना। एज पर सेक्शन 66 अगर आपको क्लोज याद रहता है तो मजा आ जाएगा। क्लोज ए सेक्शन तो याद होना ही चाहिए, हैव टू रिमेंबर सेक्शन, सेक्शन याद करना है। चलो चलो फटाफट से याद करो। अगर आपको क्लोज याद रहे एबीसीडी तो मजा आ जाएगा। सेक्शन नंबर पे याद होना ही चाहिए, एज पर सेक्शन 66 कॉमा। अब अगर ध्यान से देखो यहां पे इंडिविजुअल वर्ड यूज किया है और यहां पे रेजिडेंट वर्ड यूज किया है। क्यों? एन इंडिविजुअल हु इज रेजिडेंट ऐसा क्यों लिखा है? करेक्ट, वो 61 की कंडीशन फुलफिल करके तो ये आए हैं करेक्ट, क्योंकि जो 61 के अंदर रेजिडेंट ही नहीं बना वो तो यहां तक पहुंचेगा ही नहीं। हाँ यहां पे पहुंचेगा वही तो रेजिडेंट होगा। सर एग्जाम में अभी ऐसे लिखना है, बिल्कुल ऐसे लिखना है। As per section 66, an individual who is resident will be considered as NOR, will be considered as NOR, will be termed as NOR, or will be said to be NOR, जो लैंग्वेज आप यूज करना चाहो, कोई दिक्कत नहीं है। Will be considered as NOR if he satisfies any of the following two condition. If he satisfies any of the following two condition. सत्यदेव लिखने का भी ट्राई कर, लिखने का भी ट्राई कर। और मैं कह रहा हूँ लैंग्वेज कॉपी मत करो, जो आपको समझ आ रहा है वो लिखो, क्योंकि मैंने कल आपको काफी प्रैक्टिस करवा दी, वो कॉपी करने की जरूरत नहीं है। Do not look at the answer. If he satisfies any of the following two conditions. और उसके बाद में मन से लिखो, if he stays in India for 729 days or less during last preceding 7 previous years. सर ये वाली लैंग्वेज थोड़ी हार्ड है, मत लिख, मत लिखना। किसने बोला ये लैंग्वेज लिख? मतलब से होना चाहिए। ये पैसिव वॉइस है, जिसमें एक्टिव पैसिव वॉइस आता है वो समझ गया। जो मेरे बुक में लिखा है वो पैसिव वॉइस है, आप एक्टिव वॉइस में लिखो। पहली कंडीशन लिख ली। पहली कंडीशन आप बच्चों ने ऐसे लिखी होगी, he stays in India during 7 preceding previous years for 729 days or less. ठीक है बेटा? कुणाल बाबू आपने जहां से भी क्लासेस ली है उन्होंने आपको आर की कंडीशन बताई है, और आर की कंडीशन में हैंग आता है बेटा, रट्टा वाले। मैं मेरी क्लास का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आर की कंडीशन समझाने में, सॉरी। मैंने लिखा है कि if he has stayed 729 days or less in the last 7 relevant preceding financial year in India. फाइनेंशियल ईयर वर्ड यूज मत कर, बाकी सब ठीक है। फाइनेंशियल ईयर वर्ड यूज मत कर, फाइनेंशियल ईयर को बात कर प्रीवियस ईयर कर ले, बाकी सब ठीक है। फाइनेंशियल ईयर वर्ड यूज करते नहीं है इनकम टैक्स में, ठीक है। ठीक चलो दूसरी कंडीशन लिखा और he is NR, he is non resident in at least, he is non resident in at least 9 previous years out of 10 previous years preceding the relevant previous years. He is non resident in 9 previous years, at least 9 previous years out of 10 previous years preceding the relevant previous years. मस्त है सर, समझ आ गया? मैं एंड वाले कंडीशन के साथ ज्यादा कंफर्टेबल हाँ जाओ जाओ जाओ, बोलना मत क्लास के अंदर, बाकी जो आपको कंडीशन सही लगे। मेरे बच्चे को कंफ्यूज नहीं करना। एंड वाले में जाओ, एंड वाले में जाओ, क्या दिक्कत है? चलो जी ओके ठीक है। इसमें कंक्लूजन में ये भी सकते हैं कि सैटिस्फाई एनी ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट करेक्ट, वो भी लिखना है सर। नीचे वाला भी लिखना है, ये नॉट कंप्लाइड विद एनी ऑफ द कंडीशन। कोई भी कंडीशन सैटिस्फाई नहीं की तो वो आर, अगर कोई भी कंडीशन सैटिस्फाई नहीं की तो वो आर, ठीक है। परफेक्ट, जिन बच्चों ने लिखा वेरी गुड। अब बेटा ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आप बच्चे फटाफट से एग्जांपल्स आंसर कर दो ताकि मेरे को कॉन्फिडेंस आ जाए। बिल्कुल कोई बोलेगा नहीं, कोई बोलेगा नहीं, केवल चेक बॉक्स और क्वेश्चन को यहां से पढ़िएगा, स्क्रीन से पढ़िएगा। चलो बोलेगा कोई भी नहीं। इसको मैं नंबर दे रहा हूं, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर। दूसरा बता दो। Ano na, Pierre? वेरी गुड हरिओम, Mga Rusen वेरी गुड na प्रीतम। mayar da तीसरा बता दो। वेरी गुड, तीसरा बता दीजिए। तीसरा क्या है सर? तीसरा है, हाँ सही कर रहे हो, सही कर रहे हो। तीसरा क्या है सर?
सर दूसरा आर बार कैसे आया? आर बार कैसे आया दूसरा? दूसरा एनओ आर है, दूसरा एनओ आर है। क्यों? क्योंकि वो सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई कर गया 9 आउट ऑफ 10 ईयर, 9 आउट ऑफ 10 ईयर सेटिस्फाई कर गया। सर तीसरा भी एनओ आर है, तीनों एनओ आर है। वेरी गुड, तीनों एनओ आर है, तीनों समझ आ गए। किसी को कोई भी डाउट तो पूछ लो। अगर पहले आपका आंसर गलत आया था, मेरे समझाने के बाद समझ आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी नहीं आया तो पूछ लो। सर तीसरा कैसे आया ये बता दो। चलो तीसरा बता देते हैं। सर करंट ईयर में 170 डेज, लास्ट 4 सालों में 365 दिन, 366 दिन, तो ये इन दोनों के बेसिस पे हो गया रेसिडेंट, इन दोनों के बेसिस पे रेसिडेंट हो गया। अब 728 डेज, तो ये एनओआर हो गया, खत्म बात। सर दूसरी वाली भी तो देखो, क्यों देखूं? दूसरी वाली क्यों देखूं मैं? एक दोनों में से एक सेटिस्फाई होनी चाहिए, एनओआर हो गया, खत्म बात। ठीक है, चलो सर अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस, मजा आएगा। सर अब टू क्वेश्चन नंबर 10, अब टू क्वेश्चन नंबर 8 हो गया होमवर्क। चलो लिख के बताओ जिसका होमवर्क हो गया। प्राउडली से यस। अनिमेश वेरी गुड, सुहेल वेरी गुड। अरे वाह, मेरे को लगता है मेरे 100 बच्चे 100 के 100 पास होने वाले हैं इस बार। वेरी गुड। मेरे को कल ना बहुत ही बच्चे ने स्क्रीनशॉट भेजा, बहुत ही या यहाँ पे कनेक्टेड होगा बच्चा, उसने स्क्रीनशॉट भेजा। इसमें एक वर्ड मुझे बहुत अच्छा लगा, किसी ग्रुप का स्क्रीनशॉट था, तो किसी ने पूछा होगा कि इनकम टैक्स कहां से करें, जीएसटी कहां से करें, तो किसी ने रिप्लाई किया हुआ था कि आकाश बंसल से कर लो, हर्षित सीए से, पर कंडीशन एक ही है, होमवर्क करना पड़ेगा। और मेरे को वो इतना अच्छा लगा ना वो रिप्लाई कि चलो फाइनली बच्चों को ये समझ आ रहा है कि होमवर्क करना पड़ेगा, है ना। चलो वेरी गुड सर, बहुत बच्चों का यस आ गया। एक क्वेश्चन बचा हुआ है, ठीक है, एक क्वेश्चन बचा हुआ है तो भी मैं यस ही मान रहा हूं, आपने मेहनत की वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चल अभी आपका होमवर्क है। अच्छा एक बात बता, अगर आपका आंसर रेसिडेंट आएगा तो आप रेसिडेंट पे आंसर छोड़ के आओगे या आर या एनओआर निकाल कर आना ही पड़ेगा? निकाल के आना पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। आप रेसिडेंट पे आंसर जोर से नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। याद रखने एक बात बता, कल जो हमने सेकंड एक्सेप्शन पढ़ा था, उस सेकंड का सेकंड एक्सेप्शन यानी कि इंडिया में लोग आए 15 लाख से ज्यादा कमाया, उसमें निकालना है या बाय डिफॉल्ट एनओआर? बाय डिफॉल्ट एनओआर 266 में वो एनओआर होता है, बाय डिफॉल्ट एनओआर। उसमें हमें कैलकुलेट नहीं करना 7 ईयर 10 ईयर कुछ नहीं। अच्छा जो डीम्ड रेसिडेंट बना था आज की क्लास में, उसमें हमें कैलकुलेट करना है बाय डिफॉल्ट एनओआर, बाय डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट। सर दो लोगों में आपको निकाल के आना, बाकी सब में आपको निकाल कर आना है। तो एग्जाम में ये उम्मीद करना भगवान से कि हे भगवान मेरे को एनआर दे दे, क्योंकि एनआर का आंसर वही क्लोज हो जाता है, समझे कि नहीं समझे, और रेसिडेंट का आंसर हमेशा और लंबा हो जाता है। ठीक है, चल सेकंड वाले में तो उसका नंबर ऑफ डेट्स का कोई रेलेवेंट ही नहीं है, तो उसमें तो निकालने का कोई मतलब ही नहीं बनता। हाँ वही मैंने हिंदी में बोला अभी ये बताया मैंने बच्चों को कि दो चीजों में नहीं निकालना, बाकी निकालना है। ठीक है, सेकंड का भी एक्सेप्शन में नहीं निकालना, सेकंड में तो निकालना था, उसके एक्सेप्शन मतलब 100 हाथों की एक बात, जहां पे 15 लाख की इनकम की वजह से रेजिडेंट बना वहां नहीं निकालना, बात खत्म। जी सर। जहां पे 15 लाख से ज्यादा इनकम होने की वजह से रेजिडेंट बना वहां पे रेजिडेंशियल स्टेटस हमेशा एनओआर होगा। लिख लो, नोट में लिख लो कहीं भी, नोट इंपॉर्टेंट नोट, अगर असेसी मोर देन 15 लाख इंडियन इनकम की वजह से, लिख लो, अगर असेसी मोर देन 15 लाख इंडियन इनकम की वजह से रेजिडेंट बना, अगर असेसी मोर देन 15 लाख इंडियन इनकम की वजह से रेजिडेंट बना कोमा, तो वो हमेशा एनओआर बनेगा। तो वो हमेशा एनओआर बनेगा। ठीक है, तो वो हमेशा एनओआर बनेगा। चलो अब बेटा ये क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे सोल्व करा रहा हूँ। इस क्वेश्चन को सोल्व कराने का मोटिव है आपका दिमाग खराब करना, और कुछ भी नहीं है। केवल एक मोटिव है कि आपका दिमाग थोड़ा सा खराब हो, थोड़ा आपका दिमाग चले, क्योंकि एग्जाम में एग्जामिनर आपको किस लेवल का ग्रिल करेगा किसी को नहीं पता। क्वेश्चन बहुत सिंपल दिखने में लग रहा है, बट दिमाग बहुत चलाना पड़ेगा। लेट्स सी कितने बच्चे कितना दिमाग चला पाते हैं। स्टार्ट करते हैं बेटा। ये कोई जेम्स बॉन्ड है, ये अमेरिकन सिटीजन है। जैसे आपने पढ़ा अमेरिकन सिटीजन, सबसे पहले तो मंदिर जाके आना। क्या वाह, मजा ही आ गया सर, क्योंकि जैसे ही अमेरिकन सिटीजन हुआ हमारा चैप्टर कंप्लीट चैप्टर खत्म हो गया, केवल वन आएगा बस 6 बाकी पूरा चैप्टर खत्म। क्योंकि बाकी पूरा चैप्टर लगता है किसको है? रेसिडेंट को, इंडियन सिटीजन को, सॉरी, बाकी पूरा चैप्टर इंडियन सिटीजन को लगता है। तो हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो गया, केवल कितना बचा? 6(1) की बेसिक कंडीशन, और अगर रेसिडेंट बना तो 6(6). दैट्स इट, केवल इतना ही चैप्टर बचा। 6 ठीक है, मजा ही आ गया सर। हैज कम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, 2021 में पहली बार इंडिया में आया। इतना सुनने के बाद में मुझे बताओ, प्रीवियस ईयर 21-22 तो बाद में निकालेंगे, प्रीवियस ईयर 20-21 में कितना दिन रुका? 0। वेरी गुड सर। इससे पहले 0 सब जीरो।
यानी कि ये इंसान इंडिया में कदम ही कब रख रहा है? 10/7/2021 को। प्रीवियस ईयर 21-22 को। ठीक है, चलो। एज एन एम्प्लॉय ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी, एम्प्लॉय ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी, एम्प्लॉय ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी। ठीक है। द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज अराइवल एंड डिपार्चर आर एज गिवन बिलो। उसके आने और जाने की डेट्स आपको दे रखे हैं। मेरे को एक सवाल का आंसर कर दो कि जो रेजिडेंशियल स्टेटस होता है उसमें जो नंबर ऑफ डेज देखते हैं वो ईयर वाइज देखते हैं या एक साथ देखते हैं या कोई पर्टिकुलर ईयर के लिए देखते हैं? नेट हॉटस्पॉट पर्टिकुलर ईयर के वाइज देखते हैं। ईयर वाइज देखते हैं, यानी कि 31 मार्च को अलग ईयर होगा और 1 अप्रैल से अलग ईयर होगा। इतना याद रखना है बस, बाकी क्वेश्चन हो गया। सर ये इंडिया में आया कब? 10 जुलाई 2021 को आया। इंडिया से गया कब? 7 अगस्त 2022 को। अब सबसे पहले मुझे रेजिडेंशियल स्टेटस कौन से साल का निकालना है? क्वेश्चन में बोला है सभी साल का निकालना है, तो सबसे पहले मुझे निकालना है प्रीवियस ईयर 21-22। अब 21-22 में ये कितने दिन रुका? कैलकुलेटर उठाओ और कैलकुलेट करो। जुलाई को आया, अगस्त को वापस चला गया। जुलाई को आया और अगस्त को वापस चला गया। सर 264 होगा। कैसे निकाला? ये जुलाई 10 जुलाई से लेके 31 मार्च को। हाँ, कैसे निकाला? जुलाई के कितने दिन? 21। कैसे आया 21? 22 लेंगे, सॉरी 22 होगा ना? सर जुलाई के 22 दिन। उसके बाद में 31। सर अगस्त में तो वो 7 तारीख को चला गया ना? लेकिन ये 2022 का है। वेरी गुड सर, ये साल चेंज हो गया ना सर? किसको पागल बना रहे हो सर? 2021 तो ना 22 सही है ना? हम इंटेलिजेंट लोग हैं, ठीक है नेट रहे कलम। सर? ये आ गया 22 दिन आगे जुलाई में, फिर अगस्त, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर, फिर नवंबर, फिर दिसंबर, फिर जनवरी, फिर फरवरी। फरवरी में कितने दिन होंगे? 28। क्यों? फरवरी 28वां महीना होता है। सर 2022 का साल है, 2022 के साल में 28 दिन होते हैं, तो ये आ गया 265 दिन। कितने आ गए? 265। अब स्टार्ट करते हैं बेटा प्रीवियस ईयर 22-23। अब मुझे बताओ 22-23 कहां से स्टार्ट होगा इंडिया में? अप्रैल। 1 अप्रैल से। क्यों? क्योंकि वो इंडिया से गया ही नहीं, वो तो अगस्त में गया है। तो जब वो अगस्त में गया है तो अप्रैल में इंडिया में था। तो चलो, अप्रैल का 30 दिन, मई का 31 दिन, जून का 30 दिन, जुलाई का 31 दिन और अगस्त के 7 दिन। तो सर अभी तक कितने हो गए? 129 डेज। सभी बच्चों का ये याद है? सत्यदेव समझ आया 129 कैसे आया? यस सर। अब बेटा वो 7 अगस्त को इंडिया से भाग गया, वापिस कब आया? अक्टूबर 22। क्या अक्टूबर 22 मेरे साल में फॉल कर रही है? यस। यस, अक्टूबर 22 भी मेरे साल में फॉल कर रही है। और वापिस कब गया? नवंबर 23। नवंबर 23 का मतलब अगले साल के नवंबर। तो वो तो बहुत दूर है, वो तो बहुत दूर है। चलो अब अक्टूबर से लेके मार्च तक और निकालो। अक्टूबर के कितने दिन? 25। अक्टूबर के 25 दिन, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी के 28 दिन और मार्च। कितने हो गए? तो टोटल कितने हो गए बच्चा पार्टी? 305। किसको समझ आ गया आप लोग, किसको नहीं आया? सर बस इस क्वेश्चन में इतना ही था और कुछ भी नहीं था। इस क्वेश्चन में केवल इतना ही ट्रिक था, बस वो डेट्स के बीच में उलझा रहा है और बच्चा उलझ जाता है। कौन कौन बच्चा है जो बिल्कुल सुलझा हुआ है कि सर कोई दिक्कत नहीं है, उलझा लेने दो, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, बढ़िया, मस्त, ठीक है। अब बेटा 2023 में ये कहां था? अप्रैल में। अप्रैल में ये कहां था?
इंडिया में। इंडिया में था। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर पक्का इंडिया में था। तो सर निकालो पहले दो, नवंबर तक का निकालो। नवंबर तक हो गया 241 दिन। ये आ रहा है सबका अप्रैल से नवंबर, अप्रैल से नवंबर 241 आ रहा है। फिर ये नवंबर में बाहर भाग गया, वापिस कब आया? 1 अप्रैल 2024 को। नहीं अप्रैल नहीं, मार्च। हाँ 1 मार्च को। 1 मार्च को वापिस आया ये, 1 मार्च को इंडिया में वापिस आया। फिर कब गया? 1 फरवरी 2025 को। अरे बहुत दूर है। तो सर मार्च के महीने और जोड़ लो, मार्च के दिन और जोड़ लो। 272 डेज। अब आ जाओ बेटा प्रीवियस ईयर 24-25। अब ये बताओ कि प्रीवियस ईयर 24-25 में ये जो बंदा है, ये बंदा अप्रैल में कहाँ था? इंडिया में। इंडिया। और अप्रैल से लेके फरवरी 25 तक तो पक्का इंडिया में था। निकालो अप्रैल से लेके फरवरी 25, क्योंकि ये फरवरी 25 को गया है ना बाहर। जिस बच्चे को आधा % भी डाउट है, घर पे वापस से सोल्व कीजिएगा। मैंने बोला था केवल दिमाग खराब करने के लिए क्वेश्चन है ये। क्या कर रहे हैं सर? कैलेंडर खेल रहे हैं, कुछ भी नहीं है। कॉन्सेप्चुअली 0। 307 डेज प्लस ये वापिस इंडिया में आया मई के महीने में। तो क्या 24-25 में इंडिया में वापिस आया? 24-25 में नहीं। तो यही क्या हो जाएगा बेटा? फाइनल 307 डेज आएगा। अब आते हैं बेटा प्रीवियस ईयर 25-26। प्रीवियस ईयर 25-26 में कब आया ये इंडिया में? 10 मई। 10 मई को। और गया कब? 30 मार्च 2026 को। अगले निकाल साल। लो। अगले साल नहीं, इसी साल। हाँ 31 मार्च। मैं महीना हमेशा अप्रैल से मार्च देखता हूँ। मेरे को दिसंबर जनवरी समझ नहीं आते। आप बच्चों का भी यही माइंडसेट होना चाहिए। हमारा हैप्पी न्यू ईयर 31 मार्च को होता है। हम 31 दिसंबर वाले लोग ही नहीं है। बच्चों का आंसर आ रहा है, वो मैं लिख रहा हूँ। यही आंसर आ रहा है क्या सबका? 10 मई से लेके 30 मार्च। अब बेटा एक एक करके रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना स्टार्ट करो। सर 21-22 का रेजिडेंशियल स्टेटस पहले 6-1 लगाओ। चलो चैट बॉक्स में टाइप करो 21-22 का रेजिडेंशियल स्टेटस। 21-22 पहले 6-1 लगाओ। 6-1 के अकॉर्डिंग ये बन गया रेजिडेंट। अब लगाओ 6-6 लगाओ। 6 कर रहा है इसलिए क्या बन गया? NOR। सर क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रहा है इसलिए क्या बन गया? NOR। अब आ जाओ बेटा दूसरे साल में। दूसरे साल में रुका है 305 दिन। पहले स्टेटस निकालो, R या NR? R। अब लगाओ 6-6। अब लगाओ 6-6। 6-6 लगाओ। 6-6 लगाओगे तो NOR होगा। अब वापिस से आ जाओ बेटा 23-24 करंट ईयर का क्या लग रहा है? रेजिडेंट। अब लगाओ 6-6। 6-6 के अकॉर्डिंग देखो इन दोनों का टोटल देखो कम है। 729 से तो कम ही है, तो वापिस से क्या बन गया? NOR। अब निकालो 24-25। 24-25 का क्या है? R। R के बाद में देखो पिछले 7 सालों का टोटल। पिछले 7 सालों का टोटल देखो। पिछले 7 सालों का टोटल देखो। 1, 2 और 3। तीनों का टोटल कितना आ रहा है? 842 डेज। अब ये क्या पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं कर रहा। दूसरी बताओ, दूसरी को कर रहा है कि नहीं कर रहा है? दूसरी कंडीशन क्या थी? 10 सालों में 9 out of 10। मिनिमम 9 होना चाहिए। क्या मिनिमम 9? ये नॉन रेजिडेंट पॉसिबल है? नहीं।
क्योंकि लास्ट 3 सालों में हमने खुद ही निकाल दिया NOR, तो सर इसका मतलब दूसरी भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसलिए ROR हो जाएगा। सर ये सर जब पहले वाला ही ROR हो गया तो दूसरे वाला तो ROR होना ही है, उसका तो कोई डाउट ही नहीं है। तो सर ये आपके स्टेटस आ गए। किसी को कोई डाउट तो पूछो। सर लिखेंगे कैसे? 6-1 लिखोगे पूरा, 6-6 लिखोगे और उसके बाद में बस अपना अपना जो भी राम कथा लिखनी है, प्रीवियस ईयर वाइज राम कथा मतलब केस स्टडी। ठीक है बेटा, जो इंग्लिश लिख के आओ सब जेन्युइन है, सब जायज है, बस मुझे जो इंग्लिश चाहिए वो चाहिए इन 2 पैरा में, इन 2 पैरा में गड़बड़ी मत करना। ठीक है। सर एक बच्चा पूछ रहा है कि डेज कैलकुलेट करते टाइम अराइवल और डिपार्चर इंक्लूड करते हैं। हरिओम, इसीलिए कहता हूं पहले लेक्चर से देखना स्टार्ट करो। ठीक है, चलो जी। सर ये मस्त है, ये आपका होमवर्क है और ये क्या मस्त क्वेश्चन है, मेरा तो फेवरेट है। ठीक है ना, होमवर्क में करके आना, मजा आएगा। 1998 सर आप बच्चों का तो जन्म भी नहीं हुआ था, आपके सर का जन्म हुआ था। उस साल का है सर, ये मस्त क्वेश्चन है, एकदम गजब, मतलब मजेदार। ठीक है। सर एक बच्चा पूछ रहा है 24-25 का ROR कैसे आया। बेटा देख 24-25 में वापिस से देख, 24-25 में लास्ट 7 सालों का स्टे बता। लास्ट 7 सालों का स्टे है 842 डेज, तो क्योंकि लास्ट 7 इयर्स का स्टे जो है वो 729 डेज से ज्यादा है, तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब आती है दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन बोलती है कि 10 सालों में से 9 बार NR होना चाहिए। अब पिछले 10 सालों में से 3 बार R है। अगर 3 बार R है मतलब दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, और दूसरी कंडीशन भी नहीं कर रहा, इसलिए टोटल ROR। इसलिए लास्ट में क्या हो गया, ये ROR हो गया। ठीक है बेटा। सर वो बच्चा पूछेगा कि सर लास्ट 7 सालों का कैसे आया। 1, 2, 3। सर 3 ही हुआ, अरे उससे पहले 0, तो हो गया ना 7 साल। हाँ सर हो गया 7 साल। चलो जी, ये आप होमवर्क में करके आओगे। ठीक है, बस अभी तक इतना ही, आगे बढ़े, कर लोगे ना पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF। अब तो बहुत सिंपल है, अब तो मजेदार है, अब तो आराम से बैठ जाओ। मैं कह रहा हूँ दिमाग को बंद कर दो, अब तो कोई दिमाग वाली बात ही नहीं है। ठीक है। सर HUF का रेजिडेंशियल स्टेटस, अभी तक हमने किसका देखा? इंडिविजुअल का। हिमांशी बेटा के अलावा सब म्यूट पे। हाँ जी हिमांशी बेटा, हमने इंडिविजुअल का देख लिया। लाइब्रेरी में हूँ। अच्छा, एक तो लाइब्रेरी वाले बच्चे पसंद नहीं मुझे। मैं गया था एक दिन लाइब्रेरी में, CA इंटर में, एक दिन ही गया था। इतना शांति, मेरे को मन ही नहीं लगा, सच्ची बता रहा हूँ। इतना शांति में पढ़ाई कैसे कर सकते हो? मेरे को पढ़ाई करते टाइम मैं शोर करता था। मैं लिटरली आज भी जब मैं पढ़ता हूँ ना कुछ, तो मैं बोल के पढ़ता हूँ, मतलब मस्त ऐसे। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF, और वहां पे सब बच्चे पिन ड्रॉप साइलेंस में बैठे, ऐसे लगता था मौत का कुआं है वो। मौत का कुआं की फीलिंग आई मुझे एक दिन में, मैं तो उठ के आ गया। इससे अच्छा तो मैं बैंड बाजा बारात में पढ़ लूं, लाइब्रेरी में नहीं पढ़ सकते। बट सबका अपना अपना होता है। देखते हैं कौन सो रहा है, उसको उठाएंगे। हाँ आकाश राजपूत आजा, ये सच में सो रहा है वे। आकाश राजपूत, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा, वीडियो ऑफ करके बैठा है। चलो सुहेल आजा। अरे ये सब चल, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF। ठीक है, HUF का रेजिडेंशियल स्टेटस है। HUF क्या है? आर्टिफिशियल है कि नेचुरल है? आर्टिफिशियल पर्सन है, कोई डाउट नहीं है सर। नेचुरल पर्सन का मतलब जो चल सके, जो सांस लेता हो। HUF सांस नहीं लेता। सर HUF होता क्या है? HUF क्या होता है सर? HUF एक तरीके से परिवार का लीगल स्टेटस होता है। ठीक है। अब सर अगर आर्टिफिशियल है तो वो वाली कंडीशन तो लग ही नहीं सकती। 182 डेज, 60 डेज,
क्योंकि वो तो इंडिविजुअल पे लग सकती है, वो तो नेचुरल पर्सन पे लग सकती है। तो सर एचयूएफ के केस में गवर्नमेंट ने क्या कंडीशन दी? बहुत ही सिंपल। क्या बोला गवर्नमेंट ने? सिंपल सा बात बताओ, क्या बताओ? कंट्रोल और मैनेजमेंट कहां से है? क्या बताओ बेटा? कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। कंट्रोल और मैनेजमेंट अगर पूरा का पूरा आउटसाइड इंडिया है, यानी इंडिया से कोई कंट्रोल नहीं करता, तो नॉन प्रेसिडेंशियल। और अगर इंडिया से थोड़ा बहुत कंट्रोल या सारा कंट्रोल इंडिया से होता है तो प्रेसिडेंट। खत्म हो गया। सर ये कंट्रोल एग्जाम में देंगे क्या? बिल्कुल देंगे। एग्जाम में बोल्ड लेटर में लिखा होगा एचयूएफ का कंट्रोल इंडिया में है। अगर एचयूएफ का कंट्रोल इंडिया में लिखा हो तो क्या बना देना? प्रेसिडेंट। और अगर लिखा हो कि होली आउटसाइड इंडिया तो क्या बना देना? नॉन प्रेसिडेंट। और अगर लिखा हो कि आउट ऑफ 10 डिसीजन 1 डिसीजन वाज टेकन इन इंडिया, 9 डिसीजंस वर टेकन आउटसाइड इंडिया, रेसिडेंट। Even then it is a resident। क्योंकि रेसिडेंट बोलता है होली और पार्टली। सर पार्टली मतलब कोई भी डिसीजन। अच्छा कौन से डिसीजन? मेन डिसीजन या डे टू डे डिसीजन? बिजनेस मैनेजमेंट वाले डिसीजन। करेक्ट, क्योंकि सर कंट्रोल और मैनेजमेंट में डे टू डे डिसीजन irrelevant also। सर डे टू डे डिसीजन नहीं इंक्लूड होंगे। सर मान लो आपके एचयूएफ का मैन्युफैक्चरिंग है और पानी खत्म हो गया, तो पानी का डिसीजन अमेरिका से लोगे या इंडिया से लेना पड़ेगा? वो तो कितना फनी लगेगा ना कि कस्टमर पानी मांग रहे, पानी खत्म हो गया, उसने मेल किया कर्ता को मेल किया, अमेरिका में बैठा है कि सर पानी खत्म हो गया, ले आऊं क्या? अरे ऐसे थोड़ी ना होता है। तो मतलब डे टू डे डिसीजन वो तो इंडिया से लो, कोई दिक्कत नहीं है। जो मैनेजमेंट डिसीजन होते हैं जैसे कि प्रोडक्ट की प्राइस क्या होगी, पोटेंशियल मार्केट क्या होगा, मार्केटिंग कहाँ करें, एडवर्टीजमेंट कहाँ करें, है ना, रॉ मटेरियल कहाँ से खरीदें, सप्लायर की पेमेंट, पार्टी की क्या बोलते हैं कस्टमर का पेमेंट, ये जो मेन डिसीजंस होते हैं ये लेने चाहिए, वो वाला डिसाइड होगा। ये अगर आउटसाइड इंडिया लिए गए तो आउटसाइड इंडिया, ये अगर इंडिया में लिए गए तो रेजिडेंट। तो सर क्या लिखा हुआ है पढ़ लो, सभी बच्चे अपने मन में पढ़ेंगे। ठीक है, परफेक्ट है। चलो अब बेटा सर एचयूएफ में भी दो कैटेगरी होती है, आरओआर और एनओआर। आरओआर और एनओआर। सर एचयूएफ में भी दो कैटेगरी होती है, आरओआर और एनओआर। और बच्चा कह रहे हैं कि सर पागल हो गया, सर आरओआर और एनओआर कैसे हो सकता है? क्योंकि आरओआर और एनओआर की कंडीशन क्या होती थी? 729 डेज और लेस, 10 में से 9 ईयर रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट। तो सर ऐसे कैसे हो सकता है? तो गवर्नमेंट ने बोला कि एचयूएफ को ना देख के हम किसको देखेंगे? कर्ता को देखेंगे। सर कर्ता को देखेंगे। अगर एचयूएफ रेजिडेंट है और उसका कर्ता पिछले 7 सालों में से 729 डेज और लेस और पिछले 10 सालों में से 9 साल एनआर है, तो एचयूएफ भी क्या बन जाएगी? और अगर कर्ता ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता तो याद करो कंडीशन वही है सत्यदेव, कंडीशन वही है, लेकिन कंडीशन देखनी किस पे है? कर्ता पे। कंडीशन सेम है बट देखनी किस पर है? कर्ता पर। याद करो कंडीशन वही है, बस देखने वाले चेहरे बदल गए। एचयूएफ पे ना देखकर कर्ता पे देखेंगे। अच्छा यानी कर्ता पे देखेंगे, तो पहले एचयूएफ देखेंगे फिर एचयूएफ के बाद कर्ता देखेंगे। और अगर एचयूएफ एनआर बन जाए तो एचयूएफ अगर एनआर बन जाए, एनआर फिर तो देखेंगे ही नहीं, फिर कर्ता को देखेंगे ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है।
मैंने बोला ना एनआर बन जाए तो मंदिर जाके आना कि भैया एनआर आ गया, मजा आ गया, क्योंकि एनआर का आंसर वही खत्म हो जाता है। सर एनआर बन गया तो कुछ नहीं देखना, अगर रेसिडेंट बना तो देखेंगे। सर एक बच्चा पूछ रहा है कि कर्ता की 6-6 ही देखेंगे या 6-1 भी देखेंगे? केवल 6-6। एक बच्चा कह रहा है कि कर्ता के लिए 6-1 भी देखेंगे? नहीं, हमें क्या मतलब है 6-1 में क्या है? हमें तो केवल 6-6 से मतलब है। 6-1 तो इंडिविजुअल के लिए लगता है ना? करेक्ट। उस बच्चे को ये कंफ्यूज हो गया कि सर कर्ता का भी पूरा देखेंगे क्या? नहीं, कर्ता के केवल 7 साल और 10 साल। मेन स्टेटस किसका देखना है? एचयूएफ का। कर्ता का केवल 7 और 10 साल देखने हैं, करंट ईयर का नहीं देखना। नहीं देखना। हाँ, अगर क्वेश्चन में दोनों स्टेटस पूछे तो कर्ता का अलग, एचयूएफ का अलग, तो कर्ता के लिए देखना, एचयूएफ के लिए मत देखना। सत्यदेव बात समझ रहे हैं क्या प्रीतम? हाँ, तो अभी एग्जांपल आएगा ना, ऐसा हो सकता है कि कर्ता नॉन रेजिडेंट हो बट एचयूएफ आरओआर हो, पॉसिबल है। एग्जांपल देख तो अभी आएगा। चल याद कर लिया पहले सबने? इतना याद कर लिया सबने? ये बता दो यस सर। अब देखो एक एक एग्जांपल, और इस एग्जांपल को जब आप पढ़ोगे तो बच्चों के दिमाग खुलेंगे इतना मस्त, मतलब आप बच्चों को है ना इतना मजा आएगा। चलो पहले का आंसर बताओ, चेक बॉक्स। पहले का आंसर बताओ, चेक बॉक्स। बोलो का जैकेट वाला। जो भी बच्चे YouTube पे देख रहे हैं वीडियो को फटाफट से लाइक करो बिना सोचे। जो बाद में भी देख रहे हैं वो भी। सर पहला सबका आंसर सही आ रहा है, कोई गलत आंसर करे तो मैं समझाऊं, वरना क्यों समझाऊं? सबका आंसर सही आ रहा है तो क्यों समझाना है? चलो दूसरा, दूसरा बताएंगे। दूसरे में दो आंसर है, दूसरे में दो आंसर है। दो आंसर बताएंगे, कर्ता का अलग, एचयूएफ का अलग। कर्ता का क्या है एक बार लिख के बता दो, ऐसे सेकंड लिख दो, मेरे को समझ नहीं आ रहा। बच्चे थर्ड आंसर करने लग गए, एक बार सेकंड लिख के वापस आंसर करो। कर्ता का क्या है, एचयूएफ का क्या है? सर कर्ता के लिए है एनओआर, ठीक है, हाँ सही कह रही है, कर्ता है, बिल्कुल सही कह रहे हो बच्चा। और एचयूएफ के लिए, एचयूएफ के लिए एनआर। वेरी गुड, सबका सही आंसर है। देख लेता हूं मैं किसी का गलत आ रहा है क्या। सर कर्ता के लिए एनओआर, क्यों? क्योंकि तो रेसिडेंट बन गया, 729 डेज से कम, इसलिए एनओआर बन गया। अब यहाँ पे बेटा देखो, मैनेजमेंट होली आउटसाइड इंडिया है तो डायरेक्टली एनआर बन गया, ठीक है। अब आ जाओ लास्ट एग्जांपल, थर्ड पे आ जाओ। सर कर्ता का बताओ सबसे पहले। कर्ता का आंसर आ रहा है एनआर, 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 एनआर। कर्ता एनआर है। कर्ता एनआर क्यों है? क्योंकि बेटा वो करंट ईयर में 60 डेज से कम रुका है, तो वो कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। जब वो कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो एनआर। लेकिन एचयूएफ क्या है? चेक बॉक्स। सर एचयूएफ क्या है? आरएनओआर है सर। एचयूएफ है आरओआर। एचयूएफ है आरओआर, क्यों?
क्योंकि बेटा अच्छा जो बच्चा अलग टीचर से पढ़ा था वो कंफ्यूजन है तो मैं कुछ नहीं मेरी कंडीशन के अकॉर्डिंग बता देता हूं मैं सर 729 डेज और लेस सेटिस्फाई नहीं कर रहा 9 आउट ऑफ 10 ईयर एनआर सेटिस्फाई नहीं कर रहा जब दोनों ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो क्या बन जाता है आरओआर तो सर ये वो बच्चे जो पूछ रहे थे कि क्या ये पॉसिबल है कि करता तो एनआर है फिर भी एचयूएफ आरओआर है बिल्कुल पॉसिबल है बिल्कुल पॉसिबल है बेटा देख लो करता तो एनआर बना है एचयूएफ फिर भी आरओआर बन गई पॉसिबल तो है सर ठीक है परफेक्ट सर एक बच्चा कह रहा है पार्क कह रहा है कि सर 4 सालों में 365 दिन वाली भी तो देखेंगे भाई करंट ईयर में 65 पहले 60 दिन तो कर पहले करंट ईयर में 60 डेज तो कर जब करंट ईयर में 60 डेज ही नहीं किया तो लास्ट 4 सालों का क्या देख के क्या करेगा देख के इज दैट ओके करंट ईयर में 60 डेज करना आदित्य डाउट पूछो सर सेकंड वाली एग्जांपल नहीं समझ में आई मुझे बता क्या नहीं समझ आया रीड कर मेरे लिए अभी सर ये कैसे ये जो करता है वो एनओआर हो गया और रेजिडेंशियल स्टेटस जो एचयूएफ का है वो एनआर हो गया मुझे समझ ही नहीं आया रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ किस पे डिपेंड करता है किस पे डिपेंड करता है कि वो या तो होली और पार्टली इंडिया में हो तो वो रेजिडेंट इन इंडिया होगा और वो होली अगर आउटसाइड इंडिया है तो वो नॉन रेजिडेंट कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट एक वर्ड जो तूने नहीं बोला जो तूने बोलना है कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट इस क्वेश्चन में कहाँ है कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट कहाँ है होली आउटसाइड इंडिया ओके ठीक है वो तो नॉन रेज अब पर से ये करता का कैसे आया एनओआर बता मुझे करता करंट ईयर में कितना रुका करंट ईयर में स्टेड इन इंडिया 183 डेज और कौन सी कंडीशन के अंदर ये क्या बन गया फर्स्ट कंडीशन क्या बन गया ओके आई गॉट इट सर थैंक यू सर ये रेसिडेंट बन गया अब रेसिडेंट बनने के बाद में 66 के अंदर एनओआर बन गया एनओआर हो गया ओके सर गॉट इट थैंक यू सर मोस्ट वेलकम चलो आगे चलते बच्चा वाली सर आपकी बुक की अच्छी बात ये है कि सारे टॉपिक के नीचे एग्जांपल लिखा है क्वेश्चन देख के नहीं भी जरूरत पड़ती है अमेजिंग थैंक यू वेरी मच बच्चा चल अब कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस सर इंडियन कंपनी हमेशा क्या होगी रेजिडेंट सर इंडियन कंपनी का मतलब क्या होता है लिखो इंडियन कंपनी मीन्स कंपनी रजिस्टर्ड अंडर Companies Act 2013 and registered office principal office is in India सर इंडियन कंपनी का मतलब होता है वो कंपनी जो कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड हो और इंडिया में उसका ऑफिस हो तो जो कंपनी कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है वो हमेशा ही क्या रहेगी रेजिडेंट बात ही खत्म Indian company is always resident लिखो सेंटेंस लिखो इंडियन कंपनी इज ऑलवेज रेजिडेंट अपनी बुक में नहीं चैट बॉक्स में बुक में तो लिखा हुआ है चैट बॉक्स में लिखो इंडियन कंपनी इज ऑलवेज रेजिडेंट इंडियन कंपनी इज ऑलवेज रेजिडेंट Bachawadi, an Indian company is always resident. An Indian company is always resident. ठीक है चलो अब बात करते हैं बेटा अदर कंपनी फॉरेन कंपनी सर फॉरेन कंपनी के केस में अगर पोइम इंडिया में है क्या इंडिया में है बेटा पोइम इंडिया में है अगर पोइम इंडिया में है सर पोइम का मतलब प्लेस ऑफ
इफेक्टिव मैनेजमेंट। सर ये कुछ नहीं है, वो कंट्रोल और मैनेजमेंट की तरह होता है। अगर पोइम इंडिया में है तो रेसिडेंट, और पोइम अगर इंडिया के बाहर है तो खत्म। ठीक है सर, पोइम की डेफिनेशन ये देख लो, और इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, सीए फाइनल। क्या लिखा हुआ है बच्चा, सीए फाइनल, यानी कि यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, सीए फाइनल में पढ़ेंगे। डेफिनेशन पढ़ लो। सर सीए फाइनल में पोएम का डेफिनेशन कितना बड़ा है, 2 क्लास लगती है केवल पोएम समझाने में। 6 घंटे में केवल बच्चों को पोएम समझ आता है कि पोएम क्या होता है। पोएम बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, बट अपने कोर्स में नहीं है। ये भी तो बोल सकते हैं ना सर, अगर फॉरेन कंपनी डिविडेंड डिसीजन इंडिया में कर लिया तो वो तो डोमेस्टिक होती है बेटा, इंडियन तो ना होती है। ओके, वो तो डोमेस्टिक बन जाती है, वो अलग टॉपिक है। ठीक है, चल अब ये भी फटाफट पढ़ लो। फर्म एओपीबीवाई आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन पढ़ लो। डोमेस्टिक कंपनी होगी तो रेसिडेंट होगी। नहीं हाँ, डोमेस्टिक भी 2 तरीके की होती है। इंडियन तो रेसिडेंट होगी, अदर देन इंडियन पोइम देखा जाएगा।